वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के हमने स्टार्ट कर लिया था पिछले लेक्चर में, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा आपको दोबारा से रिव्यू कर दूं आपके सामने। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डायनेमिकल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, श्रोडिंगर्स इक्वेशन, उसको जो है हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था। वो इक्वेशन जो है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, जो रेड बॉक्स के अंदर है, और इसमें ये स्टेट फंक्शन साई ऑफ टी है, और ये जो ऑपरेटर है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है, जो कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज़ अ हर्मिशियन ऑपरेटर। पिछला मैंने डिफ़ाइन किया था कि हैमिल्टोनियन जो है वो क्लासिकल सिस्टम में हो, आपके पास कोई क्लासिकल सिस्टम हो और उसके क्वांटम वर्जन आप स्टडी करना चाहते हैं, तो क्लासिकल हैमिल्टोनियन से आप क्वांटम हैमिल्टोनियन तक कैसे जाते हैं, ऑब्जर्वेबल्स को ऑपरेटर्स में कन्वर्ट करना एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ें हम आगे चल के और भी मज़ीद करते रहेंगे। पिछली दफ़ा हमने फ्री पार्टिकल और हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल्स को कंसिडर किया था, जस्ट टू इलिस्ट्रेट के क्लासिकल हैमिल्टोनियन से क्वांटम हैमिल्टोनियन कैसे हम हासिल करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हैमिल्टोनियन क्योंकि टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो हैमिल्टोनियन एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। एनर्जी एक ऑब्जर्वेबल है, ऐसी चीज़ है जिसको की मेजरमेंट की जा सकती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर की खसूसियात में से ये शामिल है कि द आइगन स्टेट्स ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर, जो कि इस केस में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम कंसिडर कर रहे हैं, उसकी आइगन स्टेट्स जो हैं दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस। तो आइगन स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे आइगन स्टेट्स ये लिखी गई हैं यहाँ पे, और ये आइगन स्टेट्स जो हैं दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस। कंप्लीट बेसिस का मतलब ये है किसी भी जनरल स्टेट को एनर्जी आइगन बेसिस में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हैमिल्टोनियन की जो आइगन स्टेट्स हैं उनको एनर्जी आइगन स्टेट्स या एनर्जी बेसिस भी कहा जाता है। आइगन वैल्यूज़ अलबत्ता जो हैं EN नंबर्स वो रियल होते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के, और इस केस में हैमिल्टोनियन के जो आइगन वैल्यूज़ हैं, जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं, जो एनर्जी वैल्यूज़ हैं सिस्टम की, वो रियल क्वांटिटीज़ होंगी। तो जब हम कहते हैं कि हैमिल्टोनियन को हमने डायगोनलाइज कर लिया है, तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर चुके हैं, और हमने ये जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ये यहाँ पे जो गिवन है आइगन वैल्यू इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, और हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और एनर्जी आइगन स्टेट्स डिटर्मिन कर ली हैं। उसका प्रोसीजर हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि डायगोनलाइजेशन कैसे की जाती है। अच्छा, ख़ास चीज़ जो है वो, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एनर्जी आइगन बेसिस जो हैं या एनर्जी बेसिस जो हैं दे फॉर्म अ कंप्लीट सेट, और इस वजह से एक से मैं इसको थोड़ा मिटा लूँ ताकि ये, अच्छा, दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस, और इनकी टर्म्स में किसी भी जनरल स्टेट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन of the energy eigenstates with some coefficients Cn। अब हमारे सामने जो एक बुनियादी सवाल होता है वो ये है, जो कि इस किस्म की इक्वेशन ऑफ मोशन, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, जो उसका जवाब देती है, वो ये है कि अगर आपको कोई इनिशियल स्टेट दी जाए तो आप फाइनल स्टेट कैसे डिटरमिन करेंगे। इनिशियल स्टेट से मुराद है कि अ स्टेट एट सम अर्ली टाइम, उसको हम आमतौर पे टाइम t इज़ इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और वी वांट टू डिटरमिन व्हाट द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ एट सम लेटर टाइम, जिसको हम टाइम t कह लेते हैं। तो अगर हम इसको इस वाले को कहें कि ये स्टेट है एट साई t इज़ इक्वल टू 0, तो हमारी ये इनिशियल स्टेट कहलाएगी, और इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी बेसिस लिख सकते हैं, इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी बेसिस। और अब हम जो चीज़ जानना चाहेंगे वो ये है कि एट लेटर टाइम t, एट सम टाइम t ग्रेटर देन 0, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होगी। ठीक है, तो फिर हमने ये देखा था कि पिछले लेक्चर में कि हम साई ऑफ t को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी हैं, तो एसेंशली इस ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी कि
इस इक्वेशन में जो चीज़ टाइम पे डिपेंड करेगी वो ये कोफिशेंट्स है। यानी यहाँ पे तो कोफिशेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे कोफिशेंट्स जो है जब हम टाइम के साथ देखना चाहेंगे कि ये स्टेट कैसे इवॉल्व कर रही है, तो एसेंशियल जो स्टेट की एवोल्यूशन तमाम तर टाइम डिपेंडेंस जो मौजूद है वो इन कोफिशेंट्स में मौजूद है। तो हमारा मकसद अब ये होगा कि ये कोफिशेंट जो हैं CNTs, ये हमने डिटर्मिन करना है कि ये क्या है। ये CNTs जो आ रहे हैं, जो कोफिशेंट्स आ रहे हैं, वो हमने डिटर्मिन करना है कि ये टाइम के साथ कैसे तब्दील हो रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर हम वो मालूम कर लें और उनको हम इधर सब्स्टिट्यूट कर लें तो फिर हमारा काम हो जाएगा और हम जो है ये स्टेट एट लेटर टाइम t डिटर्मिन कर सकेंगे। ये मालूम करने के लिए हमें जो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन, उसी में इस साई ऑफ t को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, वो ही ये श्रोडिंगर इक्वेशन ही ये सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है कि स्टेट्स जो हैं वो टाइम के साथ कैसे तब्दील होती हैं या कैसे इवॉल्व करती हैं। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं श्रोडिंगर, इस साई ऑफ t को हम जब श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हम सारे कैलकुलेशन करते हुए हम अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि अगर आपको इनिशियल टाइम पे ये दे दिया जाए, चलें इसका रंग थोड़ा तब्दील करते हैं, कौन सा रंग कर दें, ब्लू कर देते हैं। हमें ये पता चला कि अगर इनिशियल टाइम में पे ये दे दिया जाए आपको कोफिशेंट एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, तो टाइम t पे कोफिशेंट आप डिटर्मिन आपने किया कि ये रिलेशन होल्ड करती है। श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके यहाँ तक आप पहुँचे और आपको पता चला कि कोफिशेंट्स में ये एक फेज़ फैक्टर जो है शामिल हो जाता है, यानी कि तमाम तर टाइम डिपेंडेंस जो है वो इस फेज़ फैक्टर की सूरत में आपके सामने आ जाती है। तो ये जो फेज़ फैक्टर है ये वाला, ये तमाम तर टाइम डिपेंडेंस जो है कोफिशेंट की वो इसमें मौजूद है। देख रहे हैं आपके किसी इस इक्वेशन के की राइट हैंड साइड पे ये जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट है। द ओनली थिंग विच हैज़ टाइम डिपेंडेंस इज़ दिस फेज़ फैक्टर। तो अब आपके पास CKT आ गया या कोफिशेंट की टाइम डिपेंडेंस आ गई, तो अब आप बड़ी आसानी से आपने बेसिकली प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर ली है। आपने डिटर्मिन कर लिया है कि साई t क्या है, साई यानी स्टेट एट टाइम t क्या है, क्योंकि आपने ये चीज़ मालूम कर ली, कोफिशेंट्स मालूम कर ली, इनके टाइम डिपेंडेंस मालूम कर ली। जब आपने ये मालूम कर ली तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो फाइनल रिज़ल्ट आपका स्टेट फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो आपके सामने आ गया। तो ये है इन टर्म्स ऑफ इन द आइगन बेसिस। तो ख़ास चीज़ जिस मैंने पिछला बताई थी कि ये जो टाइम डिपेंडेंस है स्टेट वेक्टर में, ये बहुत सिंपल हो जाती है क्योंकि ये एक फेज़ फैक्टर की टर्म्स में आ जाती है। इसमें कोई और चीज़ राइट हैंड साइड पे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब है कि साई ऑफ t की जो टाइम डिपेंडेंस है तमाम तर वो इस फेज़ फैक्टर के अंदर मौजूद है। तो इतनी सिंपल सी टाइम डिपेंडेंस आ गई कि इस फेज़ फैक्टर के अंदर आ गई। तो ये सिर्फ ट्रू है उस वक्त जब आप स्टेट को जो है एनर्जी बेसिस में एक्सपैंड करें या लिखें। तो ये जहन में रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने जो हैमिल्टोनियन लिया हुआ है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, इट डज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम। तो अगर आप एनर्जी बेसिस में लिखते हैं किसी टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए किसी जनरल स्टेट को इनिशियल टाइम पे, तो एट लेटर टाइम आप उसकी स्टेट मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि ये फेज़ फैक्टर्स एंटर करेंगे और कुछ नहीं। फिर हमने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देखी थी कि अगर आपके पास इनिशियल स्टेट जो है वो वन ऑफ द आइगन स्टेट्स हो, एनर्जी आइगन स्टेट्स, लेट्स से E1 स्टेट, तो उसकी टाइम डिपेंडेंट फाइनल स्टेट क्या होगी, यानी कि फाइनल स्टेट एट टाइम t क्या होगी अगर आपको इनिशियल स्टेट जो है आपके सिस्टम की वो इट्स वन ऑफ द एनर्जी आइगन स्टेट्स। तो उस सिलसिले में जब आपको ने अभी ऊपर देखा है कि ये बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है और आपके पास इस तरीके से अगर इनिशियल स्टेट ये थी तो फाइनल स्टेट आपके पास एट टाइम t ये आ जाती है। एक फेज़ फैक्टर आ रहा है जिसमें ये एनर्जी आइगन वैल्यूज़ के अंदर एंटर कर रही है।
पिछले इक्वेशन में एक ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एक समेशन है, इसलिए यहाँ पे मुख्तलिफ टर्म्स आएंगी, उसमें एक्सपोनेंट के अंदर एनर्जी आइगन वैल्यूज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, E1 E2 E3 मुख्तलिफ टर्म्स में। उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ तो बहुत ही सिंपल हो गई। और अगर आप ये मालूम करना चाहें कि एट टाइम टी जो है इस स्टेट में किसी ऑब्जर्वेबल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ऑन मेजरमेंट, अगर आप मेजरमेंट करें किसी ऑब्जर्वेबल ए का और आप कहते हैं कि जी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ए जे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप ये कैलकुलेट करें तो ये ओवरऑल जो फेज़ फैक्टर है ये ख़त्म हो जाता है, 1 बन जाता है, तो आपके रिज़ल्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ जाता है, जो कि ये रिज़ल्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और इसी वजह से एनर्जी आइगन स्टेट्स को हम स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं कि इनमें प्रोबेबिलिटी वगैरह और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ एंड अदर थिंग्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, दे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इनिशियल स्टेट जो आपने E1 ली हुई थी उसमें अगर आप कैलकुलेट करते, यानी इस स्टेट में अगर ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते AJ हासिल करने की, या आप उस स्टेट में जो कि टाइम इवॉल्व स्टेट है यानी कि इस वाली स्टेट में करते, इन दोनों में रिज़ल्ट सेम आ जाता, इन दोनों स्टेट्स में रिज़ल्ट सेम आ जाता बिकॉज रिज़ल्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो जो वैल्यू आपको इनिशियल मिली प्रोबेबिलिटी की, वही वैल्यू आपको लेटर इन टाइम भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रही। इसका मतलब, इसलिए हम इन स्टेट्स को, या एनर्जी आइगन स्टेट्स जो हैं, इनको हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। स्टेशनरी का मतलब है जो टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रही। अच्छा, इसी डिस्कशन को फिर हम आज आगे बढ़ाते हैं और हम थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम्पल देखते हैं। और हमारी एग्ज़ाम्पल ये है, अब वापस ब्लैक कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारी ये है कि हम पहले तो हमने पिछले वाले केस में तो हमने बड़ी सिंपल सा केस लिया था जिसमें हमने जो इनिशियल स्टेट हमारी थी वो एक एनर्जी आइगन स्टेट थी, एनर्जी आइगन स्टेट विद आइगन वैल्यू E1, ये हमने ले ली थी और उसमें हम वो एग्जांपल में हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं कि ऐसी इनिशियल स्टेट लेते हैं जो कि सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन ऑफ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ टू एनर्जी आइगन स्टेट्स। हम कहते हैं कि थोड़ा सा हम इससे कॉम्प्लिकेट करते हैं और हम एक ऐसी स्टेट इनिशियल लेते हैं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जी आइगन स्टेट्स हैं विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट C1 एंड C2। ठीक है, वहाँ तो हमने ये ली थी, उसमें एक ही कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो था, C1 नॉन ज़ीरो था और वो 1 के बराबर था, C2 C3 C4 ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ देम वर ज़ीरो। यहाँ हमने दो स्टेट्स ली हैं, इनमें C1 और C2 हमने भी स्पेसिफाई नहीं किया, हमने जनरल रखा हुआ है। द ओनली कंस्ट्रेंट इज़ दैट C1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस C2 एब्सोल्यूट स्क्वायर हैज़ टू बी इक्वल टू 1 to conserve probability. Total probability should be 1. So now the question is, what is the state at time t? टाइम t पर स्टेट क्या है, यानी कि psi of t जो है ये हम मालूम करना चाह रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है ना, ये हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं। इनिशियल स्टेट हमारी एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 ये है। हम मालूम करना चाह रहे हैं कि लेटर इन टाइम ये स्टेट क्या है। t जो है, t हम ले रहे हैं ग्रेटर देन 0, कुछ टाइम गुजरा तो स्टेट की क्या फॉर्म होगी। अब जो चीज़ हमने पहले सीखी है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ हमने सीखी है वो ये है कि अगर आप इनिशियल स्टेट को एनर्जी आइगन बेसिस में एक्सपैंड करें, जैसे कि हमने इधर किया हुआ है, तो फिर टाइम डिपेंडेंट स्टेट जो है, टाइम इवॉल्व स्टेट जो है, लेटर इन टाइम स्टेट जो है, वो उसकी बड़ी सिंपल सी फॉर्म बन जाती है। उसमें जो है सिंपल से फेज़ फैक्टर्स आ जाते हैं दोनों टर्म्स में, या जितनी भी टर्म्स हैं उनमें फेज़ फैक्टर्स आ जाते हैं। और वो फेज़ फैक्टर्स बड़े सिंपल स्पेशल हैं। वो फेज़ फैक्टर्स जो हैं
वो इस किस्म के फेस फैक्टर्स आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल, ये भी मिट गया था, एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार, बड़े सिंपल से फेस फैक्टर्स हैं। बस ये ख्याल रखना है कि समेशन में है तो मुख्तलिफ टर्म्स में एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो फ़र्क होंगे। तो वो अभी हमें इस सिंपल सी एग्ज़ाम्पल में जिसमें हमने सुपरपोजिशन ऑफ टू एनर्जी आइगन स्टेट लिया हुआ है, ये हम बड़ी आसानी से शो कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बड़ा सिंपल हो गया। यही तो फ़ायदा है कि अगर आप एनर्जी आइगन बेसिस में लिख सकें तो फिर आपके काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसके साथ इसका फैक्टर आ जाएगा, गौर करें कि इधर E1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरे वाले में उससे कॉरस्पॉन्डिंग फेस फैक्टर आ जाएगा, उसमें भी जहन में रखें E2 है एक्सपोनेंट में। ठीक है, अब वही क्वेश्चन हम प्रोबेबिलिटीज़ के हवाले से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ के हवाले से अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम अपना, हमारे पास स्टेट तो आ गई, यानी फर्स्ट स्टेप हमने ले लिया, हमने ये जान लिया कि इनिशियल स्टेट अगर ये थी, इनिशियल स्टेट ये थी, तो फाइनल स्टेट अब ये है एट टाइम टी। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अगर ये स्टेट थी, एट टाइम टी जो है ना अब आपके पास ये स्टेट आ गई। सो दैट इज़ वी मेड एन इम्पॉर्टेंट, वी टेकन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप कि हमने ये जान लिया है कि स्टेट, टाइम इवॉल्व्ड स्टेट कैसे लिखी जाती है। मगर इसमें क्रूशल रोल जो है वो आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये एनर्जी आइगन बेसिस में जब ऐसे एक्सपेंड करते हैं तो हम ये कर सकते हैं, किसी और बेसिस में एक्सपेंड करें तो ये होल्ड नहीं करेगा, इस चीज़ का ख्याल रखें। सो अब हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं हम स्टेट के बारे में। हमारे स्टेट आ गई, अब हम इससे मुतल्लिक बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा सिस्टम इस स्टेट में है तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, अगर हम कहें कि E1 की मेजरमेंट करें तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, या E2 की मेजरमेंट करें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से साफ ज़ाहिर है कि दो ही वैल्यूज़ आ सकती हैं, E1 E2। सवाल तो अब E3 E4 E5 का भी कर सकते हैं, मगर उसका वाज़ेह आंसर है कि 0 प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम ये सवाल कर सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, अब हमारा सिस्टम जो है वो इस स्टेट में है और हम जानना चाह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एनर्जी E1 ऑन मेजरमेंट। इसका मतलब एनर्जी की मेजरमेंट ऑन स्टेट साई ऑफ टी, यानी स्टेट साई ऑफ टी पे अगर हम मेजरमेंट करें, सिस्टम्स एट टाइम टी स्टेट में है साई ऑफ टी में, और हम मेजरमेंट एनर्जी की करें, लेट्स से वी मेक अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि E1 की क्या प्रोबेबिलिटी, और इक्विवेलेंटली हम ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि E2 की क्या प्रोबेबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद E1, और इसको अगर हम ज़ाहिर कर लें P E1 से, तो हमें पता है कि ये ओवरलैप और इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर लेना पड़ता है, तो इस स्टेट के ऊपर साई ऑफ टी का ओवरलैप लेंगे। ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई ऑफ टी विद E1 स्टेट, या ओवरलैप हम कह लें साई ऑफ टी विद E1, और ये जो है इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप एवेल्यूएट करना तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, दैट्स नॉट सो डिफिकल्ट फॉर यू। साई ऑफ टी को इधर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वो ये है C1 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 टी ओवर एच बार E1 प्लस C2 एक्सपोनेंशियल I E2 टी ओवर एच बार E2। ठीक है जी, सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू एवेल्यूएट, ये हमें अब सॉल्व करना है। और क्या जानते हैं हम? पिछले लेक्चर में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हासिल की थी, वो ये थी कि ये जो एनर्जी आइगन बेसिस हैं ये ऑर्थोनॉर्मल है। तो इसका मतलब ये है कि जब E1 स्टेट का E2 स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 0। वेयर एज E1 का जब E1 के साथ
ओवरलैप या इनर प्रोडक्ट लेंगे तो रिज़ल्ट 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा C1 एक्सपोनेंशियल माइनस 1t ओवर h बार एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड। ठीक है, E1 का इसके साथ ओवरलैप किया तो ये तो नंबर है ना, ये तो आप पहले भी लिख सकते हैं। यानी इधर ये स्टेप किया जा रहा है कि इसको इस तरह लिखा गया है C1 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 t ओवर h बार E1 ठीक है, और ये जो है ये ओवरलैप जो है इनर प्रोडक्ट ये 1 है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब जब एब्सोल्यूट स्क्वायर लेते हैं, ये जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जब एब्सोल्यूट स्क्वायर लेंगे तो उसका मतलब एब्सोल्यूट स्क्वायर लेने का मतलब ये है कि आप इस नंबर को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ही आप ये करेंगे तो ये एक्सपोनेंट वाला जो है ये फेस फैक्टर ख़त्म हो जाएगा और C1 एब्सोल्यूट स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब अगर आपने इनिशियल स्टेट के अंदर C1 की कोई वैल्यू दी होती, मिसाल के तौर पर C1 को भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया होता, इसको भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया होता, तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ आ जाती। लेकिन अभी क्योंकि हमने C1 और C2 स्पेसिफाई नहीं किए, हमने इसको जनरल रखा हुआ है, हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि इनिशियल स्टेट में E1 का कितना हिस्सा है इस स्टेट का और इस स्टेट का, तो ये रिज़ल्ट जो है वो C1 की टर्म्स में आ रहा है। मगर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ये रिज़ल्ट जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो पहली वाली एग्जांपल की तरह ये भी रिज़ल्ट जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। और अगर आप E2 की मेजरमेंट करेंगे यानी PE2 मालूम करेंगे तो आप देखेंगे सिमिलरली ये आप खुद से कर सकते हैं, जिस तरह हमने ऊपर वाली एक्सरसाइज की उसमें आप देखेंगे कि वो C2 एब्सोल्यूट स्क्वायर आ जाएगा। आपको याद होगा ना, हमने इस तरह इसको स्पिन हाफ सिस्टम, ये स्पिन हाफ सिस्टम से काफ़ी सिमिलर हो गया, सिर्फ ये है कि टाइम डिपेंडेंस इसमें आई हुई है। मगर आपको याद होगा कि C1 और C2 जो हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ देते थे एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड। अगर ये स्टेट होती ना, यहाँ से हम स्टार्ट लेते तो हमें पता है कि C1 को हम इंटरप्रेट करते इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू E1 एंड C2 का एब्सोल्यूट स्क्वायर वुड गिव यू प्रॉब्लम। अब सिर्फ फ़र्क ये आ गया कि हम उसमें उस इनिशियल स्टेट ही पे इक्तफ़ा नहीं कर रहे, उसी पे हम रुक नहीं गए, बल्कि हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि स्टेट टाइम के साथ कैसे इवॉल्व करती है, और फिर हम प्रोबेबिलिटीज़ इस टाइम इवॉल्व स्टेट में मालूम कर रहे हैं, यानी कि इस स्टेट में मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फ़र्क है। हमने ये सीखा है कि हम टाइम इवॉल्व स्टेट कैसे डिटर्मिन करें फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि एनर्जी बेसिस जो हैं दे आर वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि फिर टाइम डिपेंडेंस फेस फैक्टर्स की टर्म्स में आ जाती है, तो वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। ये रिजल्ट सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सारी प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ही निकलेंगी? क्या कोई इस टाइम डिपेंडेंस ऑफ द फेस फैक्टर्स का कोई रोल भी है किसी मेजरमेंट के अंदर, या ये वैसे ही बस साथ चली आ रहे हैं और आखिर में ख़त्म हो जाते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमें एक चीज़ पर गौर करना पड़ेगा कि हमें ये गौर करना पड़ेगा कि जो हम जिस ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट कर रहे हैं साई ऑफ टी स्टेट में, जिस तरह इस केस में हमने E1 की मेजरमेंट की और पिछले एग्जांपल में हमने, अच्छा वो पीछे काफ़ी रह गया, ये हाँ, इधर जो है हमने ऑब्जर्वेबल ए की मेजरमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग टू सम वैल्यू, आइगन वैल्यू AJ। तो जो बुनियादी क्वेश्चन है ना कि टाइम डिपेंडेंस आएगी या नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी में, वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जिस ऑब्जर्वेबल की आप मेजरमेंट कर रहे हों साई ऑफ टी में, क्या वो ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है या नहीं। अगर वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है तो प्रोबेबिलिटीज़ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि उस ऑपरेटर की आइगन स्टेट्स भी एनर्जी आइगन स्टेट्स ही होंगी, क्योंकि हैमिल्टोनियन और वो ऑपरेटर क्योंकि आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो उनकी कॉमन आइगन स्टेट्स होंगी। इसका मतलब जो हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स हैं
जो एनर्जी आइगन स्टेट्स हैं वो उस ऑपरेटर की भी आइगन स्टेट होंगी। तो उसमें उस केस में हम पहले बात कर चुके हैं कि एनर्जी आइगन स्टेट्स और स्टेशनरी स्टेट्स, उनमें प्रोबेबिलिटीज़ जो है टाइम डिपेंडेंट नहीं होती। तो वही चीज़ होल्ड करेगी कि उस कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट पे प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट निकलेंगी। अलबत्ता अगर कोई ऑब्जर्वेबल और उससे कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं करता, तो तब उस सूरत में प्रोबेबिलिटीज़ में टाइम डिपेंडेंस आ जाएगी। सो क्वेश्चन ये है, will the probabilities ever depend on time, यानी कि जब हम मेजरमेंट, so answer is yes. If the observable that we are interested in का मतलब ये है कि जिसकी मेजरमेंट हम कर रहे हैं, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। इफ़ द ऑब्जर्वर दैट वी आर इंटरेस्टेड इन डज नॉट commute with the Hamiltonian. In this case, इसको कहने ऑब्जर्वेबल जो है ना, इसके को हम ए कह लेते हैं। इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होगा वो ए ऑपरेटर होगा। तो इन दिस केस द आइगन स्टेट्स ऑफ ए विल इन जनरल, आमतौर से, कभी स्पेशल केस में ये भी हो सकता है कि ना भी हो, किसी एक ही स्टेट को आप ले रहे हो, इन जनरल विल बी superpositions of energy eigenstates। जो हैमिल्टोनियन के आइगनस्टेट है उनकी सुपरपोजिशंस होंगी, यानी जिनको हम एनर्जी आइगनस्टेट्स कहते हैं। देखिए ना, अब अगर ये ऑपरेटर कम्यूट कर रहा होता है हैमिल्टोनियन के साथ, तो जो हैमिल्टोनियन के आइगनस्टेट्स हैं वही उसकी भी आइगन स्टेट्स होती हैं। तो फिर वो वाला केस आ जाता है जिसमें आप कह लेते हैं कि या तो सिस्टम अगर E1 स्टेट में है या E2 स्टेट में है। तो ये वाली जो केस था ना जिसमें हमने ये कहा, अगर ऑब्जर्वेबल एनर्जी ही है मिसाल के तौर पर, तो एनर्जी जो है वो भी वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जर्वेबल विच इज़ एनर्जी, उससे कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हैमिल्टोनियन है। तो हैमिल्टोनियन के साथ तो कम्यूट करता ही है, हर ऑपरेटर अपने साथ तो कम्यूट करता ही है, ठीक है ना। यानी कि ए कोई, हम इस वक्त हैमिल्टोनियन की अगर हम बात करें तो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करेगा, एच लिख लें माइनस एच, तो ऑर्डर वुड नॉट मैटर बिकॉज द सेम ऑपरेटर। तो उस केस के अंदर हम अगर एनर्जी की मेजरमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो बेसिकली हम ऐसे ऑब्जर्वेबल की बात कर रहे हैं जो एनर्जी ऑब्जर्वेबल है, यानी हैमिल्टोनियन है, वापस में कम्यूट करता है। तो उस केस में हमने देखा कि हम किसी आइगन स्टेट का की टर्म्स में लिख सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट ये आया कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम निकल आया। लेकिन अगर ऑब्जर्वेबल जो है हैमिल्टोनियन से कम्यूट नहीं करता तो उसकी आइगन स्टेट्स, क्योंकि हमें तो ओवरलैप लेना है ना आइगन स्टेट्स के साथ, यानी यहाँ साई ऑफ टी का किसी आइगन स्टेट के साथ ओवरलैप लेना। यहाँ पर तो हमने एनर्जी के आइगन स्टेट के साथ ओवरलैप लिया ना, हम कह रहे हैं एनर्जी ही ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर हम किसी और ऑब्जर्वेबल जो कि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं करता उसके के साथ की ऑब्जर्वेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे E1 नहीं आएगा। जनरली इट वुड बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ईज, मुख्तलिफ एनर्जी आइगन स्टेट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जो सुपरपोजिशन होगा। उस केस में फिर हम देखते हैं कि टाइम डिपेंडेंस आ जाती है, क्योंकि ये जो हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट्स हैं, एनर्जी आइगन बेसिस, वो कंप्लीट सेट फॉर्म करती हैं। तो किसी भी ऑब्जर्वेबल की स्टेट को हम सुपरपोजिशन ऑफ एनर्जी आइगन स्टेट्स तो लिख सकते हैं, ये तो ठीक है।
लेकिन जनरली क्या होगा, वो सुपरपोजिशन होगा, किसी एक सिंगल स्टेट नहीं होगी, सिंगल आइगन स्टेट नहीं होगी। वो उस सूरत में होगी जब आपके पास हैमिल्टोनियन ही की मेजरमेंट आप कर रहे हैं, यानी एनर्जी ही की मेजरमेंट कर रहे हैं, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे हमने देखी। अच्छा जी, तो अगर ये सिचुएशन है तो लेट्स से हम लेट अस कंसिडर एन आइगन स्टेट ऑफ ए ऑपरेटर की आइगन स्टेट। ऑब्जर्वेबल ए में हम इंटरेस्टेड है, जो कि हैमिल्टोनियन से कम्यूट नहीं कर रहा, तो उसकी जो स्टेट है ना, उसको हम ले देते हैं आइगन स्टेट। उसको हम कह देते हैं कि ये आइगन स्टेट हमारे पास जो है वो ए, लेट्स से जस्ट से A1 स्टेट है, एंड इट हैज़ दिस फॉर्म। C1 वगैरह तो क्योंकि उसमें आ रहे हैं साई ऑफ टी में, इसलिए हमें कोई और इधर कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, उसको α1 कह रहे हैं, प्लस α2 E2। सो इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन या सुपरपोजिशन ऑफ टू एनर्जी आइगन स्टेट्स। अगर ये हमारे पास कम्यूट करता तो हम ये कह सकते थे किसी एक एनर्जी आइगन स्टेट में है, लेकिन जनरली क्या होगा कि अगर ये कम्यूट नहीं कर रहा तो किसी भी ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट है उसको हम एक्सपैंड करके तो लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आइगन बेसिस। अब कितनी उसमें शामिल होंगी वो डिपेंड करेगा, सिस्टम वेरी करता है। तो हम इस वक्त हम कह रहे हैं कि चलो इस बड़ा सिंपल सिचुएशन है, हमारे पास ये दो सिंपलेस्ट पॉसिबल जो सुपरपोजिशन हो सकती है वो दो स्टेट्स की सुपरपोजिशन हो सकती है, और वो हमने एग्जांपल के तौर पे इधर ले लिया है। कोफिशिएंट्स जो है हमारे α1 और α2 है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी of measuring A1 eigenvalue A1 in psi of t, in state psi of t, ठीक है। स्टेट psi of t जो है ना वो हम डिफाइन इधर कर चुके हैं, तो यही स्टेट हम इस्तेमाल कर लेते हैं जो इधर ये है, जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब सिर्फ ये कि ओवरलैप फ़र्क हो जाएगा, यहाँ पे E1 से ओवरलैप कर रहे थे, यहाँ हम E1 से, चलिए इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है E1 के साथ ओवरलैप कर रहे थे, स्टेट वो ये वाली जो एक्सक्यूज़ मी, स्टेट जो है टाइम टी तो वही सेम ही है साई ऑफ टी। इधर हम E1 के साथ उसका ओवरलैप ले रहे थे, और यहाँ पे जो है हम ओवरलैप लेंगे इस स्टेट के साथ, ठीक। सो हमारा प्रोबेबिलिटी को अगर हम कहें तो आंसर इसका अगर हम लिखें तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी को PA1 से ज़ाहिर कर लेते हैं, एंड दैट इज़, पहले अगर सिंबल्स में लिखें तो ये हमारे पास साई ऑफ टी, ये हमें एक्चुअली वैल्यूएट करनी है ये चीज़। देख रहे हैं ना कि वहाँ E1 था और यहाँ पे A1 है, ये फ़र्क आ रहा है। A1 जो है वो ये है, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट टू डू, वी नो हाउ टू डील विद दिस। दिस इज़ अ ब्रा, दिस इज़ अ कैट, ये कैट है, हमें यहाँ ब्रा चाहिए, ये ब्रा वेक्टर। तो कैट से ब्रा लिखना हमें आता है कि कोफिशिएंट जो हैं, कैट्स जो हैं वो ब्रा बन जाती हैं, और जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन हो जाती है। तो ये बन जाएगा α1 स्टार E1 प्लस α2 स्टार E2 और इसका ओवरलैप हम ले रहे हैं इस वाले, इस सारे के साथ, ये स्टेट साई ऑफ टी है ना, तो ये आ जाएगा C1 एक्सपोनेंशियल माइनस IE1 t ओवर h पार E1 प्लस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस I, ये याद रखें एक्सपोनेंट्स में फ़र्क है, E2 है और E2, ठीक है जी।
और यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर भी हमने करना होगा एंड में। ठीक, तो दिस इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट टू डू। इसका जब हम ओवरलैप लेंगे तो सिर्फ इसके साथ नॉन ज़ीरो आएगा, और इसका ओवरलैप सिर्फ इसके साथ नॉन ज़ीरो आएगा, क्योंकि E2 के साथ ओवरलैप 1 देता है और E1 के साथ 0 देता है। तो फिर हम लिख सकते हैं इसको अल्फ़ा 1 स्टार C1 एक्सपोनेंशियल माइनस I E1 t ओवर H बार प्लस अल्फ़ा 2 स्टार C2 एक्सपोनेंशियल माइनस I E2 t ओवर H बार एब्सोल्यूट स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर का मतलब ये है कि आप इस किस्म का प्रोडक्ट ले रहे हैं अल्फ़ा 1 स्टार, इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ये पूरे के जो पूरा जो है ना, इसको आप एक नंबर समझ लें, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वो नंबर लिख लेते हैं और फिर उसके बाद या चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स डू दैट। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं कि ये वाला फैक्टर बाहर ले लेते हैं। एक फैक्टर से ज़रा एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ जाएगी, वो ये है कि अगर इस वाले फैक्टर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे E2 माइनस E1 आ जाएगा, और ये आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस I E1 t ओवर H बार एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड, और बाकी जो हिस्सा है वो आपके पास आ गया अल्फ़ा 1 स्टार C1, यहाँ से तो आपने कॉमन ले लिया था ना, वो दूसरी वाली टर्म में आएगा अल्फ़ा 2 स्टार C2 एक्सपोनेंशियल माइनस I E2 माइनस E1 बिकॉज ऑफ द फैक्टर जो हमने कॉमन ले लिया। अगर इस बात का आपको यकीन नहीं आता तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरी टर्म मिल जाएगी। अच्छा, अब ये फेस फैक्टर का जब एब्सोल्यूट स्क्वायर लेते हैं तो ये 1 आ जाता है, ये हमने पहले भी देखा है। इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा एक्सपोनेंट में। बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है इस वाले का बिल्कुल उसी तरह जिस मैं अभी कह रहा था, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लें और उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें एब्सोल्यूट स्क्वायर हासिल करने के लिए। तो वो किया जाए अगर, तो पहले मैं नंबर लिख लूँ प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर, वही नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है वो वापस आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो जहाँ पे अल्फ़ा 1 आए स्टार है वहाँ अल्फ़ा 1 बन जाएगा, जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस अल्फ़ा 1 आ जाएगा, और C1 जो है वो अपना कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा 2 और C2 स्टार आ जाएगा, और एक्सपोनेंट में यहाँ माइनस था, यहाँ पे जो माइनस था ना वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई आउट करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो ये अल्फ़ा 1 स्टार को अल्फ़ा 1 से करेंगे तो ये अल्फ़ा 1 एब्सोल्यूट स्क्वायर बन जाता है, ये बाय डेफिनेशन। एब्सोल्यूट स्क्वायर का मतलब ये है ना, कॉम्प्लेक्स को नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, और ये C1 एब्सोल्यूट स्क्वायर बन जाएगा। प्लस इसी तरह हमने इस वाली टर्म को, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फ़ा 2 एब्सोल्यूट स्क्वायर आ जाएगा, C2 एब्सोल्यूट स्क्वायर आ जाएगा। एक्सपोनेंट में एक में माइनस साइन है और एक में प्लस साइन है, तो वो 1 दे देगा। ठीक है, फिर अब हम जो है इस वाले को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा 1 स्टार अल्फ़ा 2 C1 C2 स्टार। ठीक है, और ये एक्सपोनेंट में आ जाएगा I E2 माइनस E1 t ओवर H बार। ठीक है, प्लस एक और टर्म आएगी क्योंकि अब आपने इस वाले को भी इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस अल्फ़ा 1, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 स्टार ये वाला, इस वाली टर्म को ना इस वाली से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो C1 स्टार C2 और एक्सपोनेंट में माइनस I E2 माइनस E1
टी ओवर एच बार आ जाएगा, जो कि ये चीज़ है। ये आपके 4 टर्म्स आ जाती है मल्टीप्लिकेशन से। अच्छा, अब ये वाली इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कंबाइन किया जा सकता है। क्यों कंबाइन किया जा सकता है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। यहाँ अल्फ़ा 1 आ रहा है, स्टार आ रहा है, इधर अल्फ़ा 1 आ रहा है, इधर अल्फ़ा 2 है, इधर अल्फ़ा 2 स्टार आ रहा है, सी एन सी, या प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है। तो ये एक दूसरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, लेट्स से जी इज़ इक्वल टू, ये साइड है, ये समझाने के लिए आपको लहदा सी चीज़ है, तो इसको हम इस तरह बना देते हैं। तो जी जो है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली लिखें रियल और इमेजिनरी पार्ट की टर्म्स में, तो जी स्टार जो होता है वो एक्स माइनस आई वाई होता है, ठीक है। एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन इसकी होगी। तो जी प्लस जी स्टार हमें इस तरह की चाहिए ना, नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन। इसको आप जी समझ लें और इसको समझ लें जी स्टार। जी प्लस जी स्टार जो आप करेंगे तो ये एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई होगा। ये इमेजिनरी पार्ट्स कैंसिल हो गए एंड ये ट्वाइस ऑफ एक्स आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस। रियल पार्ट ये कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट वाई कहलाता है। तो ये ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा 1, ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आपके पास आ रही है, C1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 एब्सोल्यूट स्क्वायर C2 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारे पास इस वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं, इसको जी ले सकते हैं या उसको जी स्टार ले सकते हैं, डजंट रियली मैटर। अल्फ़ा 1 C1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 C1 स्टार, ये नहीं मुश्किल, अल्फ़ा 2 स्टार, इसको ले रहे हैं हम जी। चलें इसको फिर मैं ऐसे लिख लेना चाहिए, इसको मैं लिख लेता हूँ जी स्टार। एक ही बात है ना, जी प्लस जी स्टार है, पहले जी स्टार लिखते हैं बाद में लिखते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो अल्फ़ा 1 आ गया, C1 स्टार आ गया, अल्फ़ा 2 स्टार और C2 अब चाहिए, और एक्सपोनेंट में आई E2 माइनस E1 टी ओवर एच बार, ये रिजल्ट आ गया आपका। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अब टाइम डिपेंडेंस आ गई। अब ये जो है ना, ये रिज़ल्ट है फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 के लिए अब ये रिज़ल्ट है आपका। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टाइम डिपेंडेंस आ रही है, ये टाइम डिपेंडेंट फैक्टर इसमें मौजूद है, वो गायब नहीं हुआ। जो टाइम डिपेंडेंट फैक्टर गायब हुआ है वो ये ओवरऑल फेज़ है, रिलेटिव फेज़ इसे कहते हैं ना, रिलेटिव फेज़, क्योंकि इसमें E2 माइनस E1 आ रहा है। रिलेटिव एनर्जी, दोनों स्टेट्स की डिफरेंस इन एनर्जी इसमें आ रहा है। तो जो ओवरऑल फेज़ था, जो कि ये था ग्लोबल फेज़, जिसे हम कई दफ़ा कह चुके हैं, ओवरऑल फेज़ कह चुके हैं कि वो मैटर नहीं करता, तो वो तो ड्रॉप आउट हो गया। लेकिन जो ये वाला रिलेटिव फेज़ है, तो ये ओवरऑल या ग्लोबल या ओवरऑल फेज़, ये जो है ना, ये तो ड्रॉप आउट हो गया। लेकिन ये जो रिलेटिव फेज़ है ना, ये बचा हुआ भी, और यही टाइम डिपेंडेंस ला रहा है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो जो टाइम डिपेंडेंस है वो डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द टू स्टेट्स, जो कि आपकी इसमें सुपर पोजिशन में मौजूद है ना, दो स्टेट्स, उनकी डिफरेंस इन एनर्जी पे डिपेंड करता है। दोस्तों कई दफ़ा हम लिखते भी हैं कि ओमेगा 2 1 हम कह देते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी भी हम इससे एसोशिएट कर सकते हैं कि वो E2 माइनस E1 डिवाइड इंटू E2 माइनस E1 डिवाइड बाई एच बार है ना, तो ये जो है एक फ्रीक्वेंसी का स्केल बन जाता है। यानी याद है ना आपको एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू एच बार ओमेगा, उससे हम अगर ये लिखें और इसको एनर्जी को एच बार से डिवाइड करें तो आप एक फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस बन जाती हैं, एक फ्रीक्वेंसी स्केल बन जाता है, जिसको आमतौर पे बोहर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, नील्स बोहर के नाम। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास ऐसा ऑब्जर्वेबल है जो कि हैमिल्टन से कम्यूट नहीं करता, तो जनरली उसकी स्टेट्स जो हैं
वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट बन जाती है, और उस टाइम डिपेंडेंस भी जो आती है वो रिलेटिव फेज़ में आती है। तो इस टाइम डिपेंडेंस भी इस फॉर्म की आपके पास है, -i ओमेगा 2 1t। प्रोबेबिलिटी जो है कि अगर आप बात करें टाइम डिपेंडेंस तो वो इस तरीके से जाती है। बाकी फैक्टर्स तो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो सिर्फ टाइम डिपेंडेंस की बात की जाए तो वो इस तरीके से टाइम डिपेंडेंस ऑसिलेट करती है, और वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम डिपेंडेंस प्रोबेबिलिटी की ऑसिलेट करती है। और जो है वो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बोहर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, एक सेकेंड, नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, और हम ये देखेंगे कि इसको हम एक बेसिक हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। चलें इससे कुछ हिस्सा अभी हम कर लेते हैं। सो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट a Hamiltonian for a quantum mechanical system. So let us consider our spin half system, a spin half system. चलें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्पिन हाफ सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको इस तरह लिखें, स्पिन हाफ सिस्टम इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये हम पहले स्टर्न-गेर्लाच के हवाले से हम ये करते रहे ना, तो उसको एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स कंसीडर स्पिन हाफ सिस्टम इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन जो होगा, जो एनर्जी जो है इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू डॉटेड विद बी होती है। ठीक है, where mu is the magnetic dipole moment। ठीक, यानी हम एक तरह से स्पिन वैसे तो क्लासिकल चीज़ नहीं है, लेकिन लेट्स जस्ट इमेजिन दैट वी हैव अ मैग्नेटिक डाइपोल। कोई मैग्नेट है हमारा और हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको ले गए, तो वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो म्यू जो है जी क्यू, ये हम पहले देख चुके हैं, सारी चीज़ें की टर्म्स में लिखा जा सकता है इसको। तो डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ना वो इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम। अगर वो स्पिन, उसका ओरिजिन इज प्रोपोर्शनल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो हमने पहले कहा था। लेकिन अगर क्लासिकली सोचें तो आप एंगुलर मोमेंटम के तौर पे भी इसको सोच सकते हैं, एंड सो फोर्थ। अच्छा, एनीवे, if you have a magnetic dipole and you place it in a magnetic field, then what you find is the minus sign चाहिए, what you find is that the energy of the dipole in a magnetic field is given by this relation mu dot p, minus mu dot p। ठीक है, और अगर हम इसमें म्यू वगैरह डाल दें तो इस केस के अंदर ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस जी क्यू ओवर 2m e S डॉटेड विद B, और ये बन जाएगा E। अब अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम Q इज़ इक्वल टू माइनस ई डाल देते हैं, और जायरो मैग्नेटिक रेशो जो है वो इलेक्ट्रॉन की 2 होती है। ये हम पहले देख चुके हैं चीज़ें, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये फॉर्म इसकी बन जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन मास है,
एम ई। ये पिछला चैप्टर आप शुरू वाला जो चैप्टर था ना उसको पे आप रिवाइज कर सकते हैं, सब चीज़ें हम देख चुके हैं स्पिन की टर्म्स में। तो आपका हैमिल्टोनियन जो है ये बन गया। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्योंकि नेगेटिव है ना, तो उसने इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म कर दिया, उसको प्लस बना दिया। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि मिनिमम एनर्जी वो होगी जब एस और बी जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के ऑपोजिट पॉइंट कर रहे होंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, उससे एनर्जी कम हो जाएगी। तो मिनिमम एनर्जी वो स्टेट होगी और हायर एनर्जी स्टेट जो होगी वो होगी जिसमें एस और बी जो है वो अलाइंड है, और मिनिमम एनर्जी जब ये एंटी अलाइंड होंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप सोच सकते हैं कि ये आपका बेसिक हैमिल्टोनियन या एनर्जी फंक्शन है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये आपके पास आ गया। ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द केस कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बी ज़ीरो है एंड इट इज़ पॉइंटिंग इन द जी डायरेक्शन। ठीक। उस केस में जो हैमिल्टोनियन है आपका, उस केस में ये जो हैमिल्टोनियन है आपका वो बन जाएगा ई बी नॉट। ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। एस का जब डॉट प्रोडक्ट जी के साथ लेंगे तो सिर्फ एक कंपोनेंट ही एस का बचेगा और वो है जी कंपोनेंट एस जी। इस सारे के सारे की डायमेंशन जो हैं ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है जो आप बाद में चेक कर सकते हैं। तो ये हैमिल्टोनियन जो आपका है वो ओमेगा नॉट सिंप्लीफाई होकर एस जी का एस जी बन गया। तो दिस इज योर एनर्जी फंक्शन या हैमिल्टोनियन। क्लासिकली भी लिखना चाहे ना कि कोई जो है एंगुलर मोमेंटम है और उसकी वो इज़ द सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल और वो कपल करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये इस किस्म का आपका एनर्जी फंक्शन लिखा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड आप जी डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए आपको सिर्फ एस जी कंपोनेंट नज़र आ रहा है इसमें। अच्छा, अब अगर आपने क्वांटम हैमिल्टोनियन लिखना है, वैसे तो हम स्पिन हाफ की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात कर रहे हैं तो दिस इज ऑल क्वांटम मैकेनिकल, लेकिन समझने के लिए आप समझ लें कि कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो एक क्लासिकल हैमिल्टोनियन या क्लासिकल एनर्जी फंक्शन भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम वर्जन इसकी लिखनी है तो आप हैमिल्टोनियन को ऑपरेटर बना लेते हैं, ये तो नंबर है, और एस जी जो है वो भी ऑपरेटर हो जाए। नाउ यू हैव अ क्वांटम मैकेनिकल डाइपोल मोमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ द डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली आपने जो ओरिजिनल समझ लें हैमिल्टोनियन, क्लासिकल को मैं थोड़ा इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ इस वजह से क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी हमने ऊपर कह दिया जायरो मैग्नेटिक रेशो और चार्ज उसका इस्तेमाल कर लिया। इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अ क्लासिकल ऑब्जेक्ट, लेकिन वैसे समझ लें कि अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हम क्लासिकल जो एनर्जी फंक्शन है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर हम जहाँ पे भी ऑब्जर्वेबल्स हैं, जो भी ऑब्जर्वेबल्स इसमें मौजूद हैं, जिस तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उनको हम ऑपरेटर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी हैट्स लगा देते हैं। ऑपरेटर में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि इसको हम किसी बेसिस में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम एस जी बेसिस में लिखना चाहें तो ये बन जाता है h⁻/2 आ जाएगा एस जी और 1 0 0 -1। आपको याद है ना h⁻/2 1 0 0 -1 है एस जी बेसिस में। तो ये आपके पास बेसिक हैमिल्टोनियन आ गया। अब इसको आप डायगोनलाइज भी कर सकते हैं, इसकी आइगन वैल्यूज़ आइगन एनर्जीज़ मालूम कर सकते हैं, एनर्जी बेसिस आपके पास मौजूद हो जाएगी, उसको लेकर आप टाइम इवॉल्व्ड स्टेट्स मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही आसान मामला है क्योंकि एस जी जो है वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ एस जी ऑपरेटर ही है और वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर है एक्सेप्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर तो कॉम्पिटिशन पर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो एस जी के आइगन स्टेट्स हैं वही हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स भी हैं और एस जी के आइगन स्टेट्स तो आप पहले मालूम कर चुके हैं। तो वही स्टेट्स जो हैं प्लस एंड माइनस स्टेट्स, ये एनर्जी आइगन स्टेट्स भी हैं। अब अलबत्ता इनमें स्पिन की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू तो प्लस h⁻/2 थी इस वाली में और माइनस h⁻/2 थी एस जी की वैल्यू, लेकिन जो हैमिल्टोनियन की एनर्जी की वैल्यू है वो इसमें इस स्टेट में होगी h⁻ω0/2। इधर देखिए ना, ये डायगोनल के ऊपर क्योंकि ये एस जी
अपने बेसिस में डायगनल है और हैमिल्टोनियन वैसे ही डायगनल हो गया है क्योंकि उसके साथ कम्यूट कर रहा है, तो जो डायगनल पे आपके पास आइगन वैल्यूज़ होंगी, तो एनर्जी आइगन वैल्यू चाहिए। तो इसका ऐसी ये वैल्यू है, इसको एज कहना चाहें या इसको एनर्जी कहना चाहें, ये एनर्जीज़ हैं और ये स्पिन कंपोनेंट्स, जी कंपोनेंट ऑफ स्पिन, स्पिन कंपोनेंट, जी स्पिन कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम आगे जो कुछ हमने नॉलेज हासिल की थी स्पिन हाफ सिस्टम की, वो सारी इस्तेमाल करके टाइम वॉल्व स्टेट्स वगैरह सारा कुछ हम एनर्जी बेसिस में लिख के इसे कर सकते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मगर ये बुनियादी आपको जो है ना एक तरीका है कि अगर आपने किसी दफ़ा स्टार्ट करना है तो क्लासिकल सिस्टम से स्टार्ट करें, और क्लासिकल सिस्टम में तो फेस स्पेस होती है, एक्स एंड पी की स्पेस मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे जो है ना आपको लीनियर वेक्टर स्पेस या हिल्बर्ट स्पेस तस्वर करना पड़ता है कि इट्स स्पेस ऑफ स्टेट्स, और आपको ऑब्जर्वेबल्स को ऑपरेटर से रिप्लेस करना पड़ता है, एंड दैट्स इट। और ऑपरेटर्स का आप जानते हैं कि उनके दरमियान वो ऐसा मुमकिन है कि ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट ना कर रहे हों और उनके दरमियान अनसर्टनिटीज़ हों एंड सो फोर्थ, सो यू सी अ लॉट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम दैट। सो आज हम इधर रोकते हैं स्टूडेंट्स, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम फिर जाएंगे। तो आप लोग बस इसको स्टडी करते रहें गौर से, और जो सवाल हैं वो नोट कर लें, और फिर नेक्स्ट जो हमारा Q&A सेशन और डिस्कशन सेशन होगा उसमें फिर हम उनको प्रॉब्लम्स को और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करेंगे।